चले तो पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? अच्छा, सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो गया था ना अपना, और सेमीकंडक्टर में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मॉड्यूल डिस्कशन है, चलो पहले वो कर लेते हैं। पहले मॉड्यूल डिस्कशन कंप्लीट करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले तो आप बिगनर बॉक्स 1 की बात करो। बिगनर बॉक्स 1 में कोई क्वेश्चन है क्या जो बचे हुए हैं होमवर्क में? बचे हुए हैं कौन कौन से? बिगनर बॉक्स 1 में कौन कौन से बच रहे हैं बताओ आप? 3, 4, 5 और 6 ये बचा होगा। बिगनर बॉक्स 1 में 3, 4, 5, 6 ये बच रहे होंगे ना। चलो नंबर बोल रहा हूँ इनके में, जिनके भी डाउट है हैंड रेज कर देना, ठीक है। चले तो बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। बिगनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसका डाउट है हैंड रेज कर लो बेटा। बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट। एक्सरसाइज बिगनर बॉक्स 2 में आ जाओ। बिगनर बॉक्स नंबर 2 में आ जाओ। बिगनर बॉक्स नंबर 2 का, अच्छा 5 क्वेश्चन है ना इसमें, तो बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1, बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। अच्छा, इसमें 1 से लेकर कहां तक का तो पूरा डिस्कस हो चुका, फिर बीच में छोड़ रहे होंगे। 1 से कहां तक का हो चुका है? 22 तक का तो कोई भी नहीं छोटा, वो तो कंप्लीट है। चलो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में अगर कोई डाउट है तो बोल दो। 9 में कौन सा है बेटा, दिखाना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? अच्छा, मास नंबर बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? ग्राफ नहीं बनाया था हमने? पहले तो बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग देखो आप इसको, ठीक है। चले 1 से 20 तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। 17 कौन सा है, दिखाना एक बार बेटा। कौन सा कह रहे हो आप? थर्ड ऑप्शन, उसका ग्राफ ऐसा थोड़ी मिलता है यार। फिर तो सही होता ना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी रहती है? आयरन 56 की, तो उसके लिए बीपीएन मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा ना, फिर सही होता अगर होता तो फिर, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 20 तक में कोई बोल दो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में कोई डाउट है किसी का तो बोल दो। एक्सरसाइज 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट। 21 से लेकर 30 तक, 21 से और 30 तक एक्सरसाइज नंबर 1, 21 से 30 कंप्लीट। 31 से 41 तक, 31 से और 41 तक एक्सरसाइज नंबर 1। 37 कौन सा है दिखाओ पहले एक बार। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल ओनली स्टेबल अगेंस्ट बीटा डिके, इसका क्या लेना देना है यार? फ्यूजन का डिके से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो न्यूक्लियस बीटा डिके करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं वो न्यूक्लियस फ्यूजन करते हैं, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना, ठीक है। चले और कोई डाउट है किसी का इसमें? नहीं है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में आ जाओ, सॉरी 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 हो गया ना। 49 है ही नहीं एक्सरसाइज 1 में। अरे है क्या? होते रहिए। एक्सरसाइज 1 के अंदर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल लिखा है तो था नोट करके। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, इट डिके इनटू प्रोटॉन लिखाया था ना मैंने। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, नहीं लिखाया था क्या मैंने? फिर पढ़ा नहीं शायद आपने। न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, उनका डिके किस में हो जाता है? प्रोटॉन के अंदर डिके हो जाता है न्यूट्रॉन्स का, ठीक है ना। चले एक्सरसाइज 1 में कोई भी डाउट अगर आपका रह गया हो तो पूछ लो। कहाँ है 42? गामा नेगेटिव मतलब? अरे वो कोई मिसप्रिंट हो गया होगा यार। गामा नेगेटिव कुछ होता ही नहीं, चार्ज ही नहीं होता गामा पे, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कैसे कर लेंगे हम लोग? वो मिसप्रिंट हो गया होगा इसमें कुछ, है ना। चले और कोई डाउट है किसी का? बताइए, किसी का कोई डाउट है अगर इसमें तो बोल दो। नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, 1 to 11
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके अलावा और हो तो बोल दो। 1 से 11 तक में, 1 से 11 तक में कोई डाउट है? 3 के अलावा तो बोल दो। 1 से 11 में कोई डाउट नहीं है 3 के अलावा? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसका डिके हो रहा है थोरियम और हीलियम में। तो अल्फा डिके इक्वेशन लिखनी आती है आपको? जैसे मान लीजिए सपोज अपने पास यूरेनियम है 238, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार इसका अल्फा डिके इक्वेशन लिख के दो, तो अल्फा डिके इक्वेशन लिख के दे सकते हैं? अल्फा डिके होने पर एटॉमिक नंबर 4 कम, सॉरी 2 कम और मास नंबर 4 कम, तो अल्फा डिके होने के बाद ये थोरियम में बदलेगा 234 90, अच्छा ये 92 होता है, याद है ना? अच्छा, और क्या एमिट होगा? हीलियम 2He4 का एमिशन होगा। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से सुने, आपको मैंने बता रखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसको रेस्ट में मान लो तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, है ना? अच्छा, इसका मोमेंटम थोरियम का P1 मान लो और इस हीलियम का मोमेंटम जो है वो P2 मान लो। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना पड़ेगा, तो P1 प्लस P2 को क्या होना पड़ेगा? 0। अब आप ही बताइए कि दो वेक्टर का सम 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर इक्वल और अपोजिट हो। इसका मतलब यहां से ये क्लियर कर दिया आपने कि P1 जो होगा वो माइनस ऑफ P2 के बराबर होगा। इसका मतलब P1 का और P2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपस में बराबर होगा। डायरेक्शन तो अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड दोनों के मोमेंटम का बराबर होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है अपने को, तो देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला होता है अपने पास P²/2m, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अच्छा बताइए, थोरियम और अल्फा दोनों का P सेम है, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करोगे ना तो P से तो कंपेयर करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि P दोनों का सेम है। अच्छा, 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। अच्छा, हीलियम का मास आप क्या लेते हैं? 4 mp लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के दौरान हीलियम का मास कितना लेते हैं? 4 mp। तो जिस तरह से यहाँ पर मास नंबर 4 होने से आप इसका मास 4 mp ले रहे हैं, तो थोरियम का मास क्या लेंगे आप? 234 mp। तो बताइए हीलियम और थोरियम में किसका मास ज्यादा है? थोरियम का मास ज्यादा है, तो जिसका मास कम होगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा। तो बताइए थोरियम और हीलियम में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि मास इसका क्या है? कम है। क्लियर? और कोई डाउट है तो बोल दो, मन में कोई सवाल है किसी तरह का तो नहीं है? एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है फिर, और कोई डाउट अगर हो तो देख लो अभी भी। एक्सरसाइज नंबर 2 में नहीं, एक्सरसाइज नंबर 3 में आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बोल दो। एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन 1 से 10 तक बताओ, 1 to 10 एक्सरसाइज 3 में कंप्लीट। 11 से 18 तक इलेक्ट्रॉन्स कोई एक्सपेरिमेंट का नाम होगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग लिखा है वो मतलब नहीं है, रेडियस 3.6 है वो मतलब का। ठीक है, चले और कोई डाउट किसी का? 11 से लेकर 18 तक में। 17 कौन सा है दिखाना? नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय इट। ठीक है, चले देखें आप लोग इधर देखो। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उससे जो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वो अल्फा का डबल है, मतलब जितने अल्फा एमिट कर रहे हैं ना उससे डबल बीटा एमिट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, देखो इसको किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियस है आपके पास में XZ कोई न्यूक्लियस मैंने मान लिया। अच्छा, इससे अगर एक अल्फा एमिट हो रहा है तो बीटा कितने एमिट हो रहे हैं? 2। अगर 2 अल्फा एमिट होंगे तो अल्फा कितने? 4। अल्फा अगर 5 है तो बीटा कितने होंगे? 10। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, लैंग्वेज में ही लिखा है ना। तो चलो इससे एक अल्फा एमिट करवा लो, मान लो क्या एमिट करा लो। अच्छा, एक अल्फा एमिट होने के बाद में एटॉमिक नंबर मास नंबर कितने बच्चे लिखा सकते हैं बताना? एक अल्फा एमिट होने पर एटॉमिक नंबर कितना और मास नंबर कितना? याद रखो दिमाग में, एक अल्फा एमिट होने का मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम, मास नंबर 4 कम। याद है आपको? तो जब आप इसे एक अल्फा एमिट करोगे ना तो एटॉमिक नंबर कितना लेंगे? Z-2। मास नंबर कितना लेंगे? A-4। अच्छा, एक अल्फा एमिट हो रहा है तो अब इससे 2 बीटा एमिट करोगे आप। बीटा कितने एमिट करने हैं? 2। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। नंबर ऑफ बीटा आर द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा। एक अल्फा होने पर 2 बीटा, 2 अल्फा लेंगे तो 4 बीटा, 4 बीटा लेंगे तो 8 बीटा, 4 अल्फा लेंगे तो 8 बीटा, इस तरह का मामला है। तो एक अल्फा एमिट कराया मैंने, तो एक अल्फा एमिट हो रहा है तो बीटा कितने लेंगे? 2। अब 2 बीटा एमिट होने पर क्या होगा ये समझो आप। अच्छा, बीटा के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा तो बीटा नेगेटिव लेते हैं, और आपको पता है कि एक बीटा नेगेटिव से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, तो 2 बीटा नेगेटिव लेने पर
एटॉमिक नंबर 2 बढ़ जाएगा, तो बताइए एटॉमिक नंबर अगर 2 बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियस आपके पास बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z। मास नंबर सेम रहेगा, तो मास नंबर क्या रहेगा, सेम। तो ये जो न्यूक्लियस बना इसका एटॉमिक नंबर Z। अच्छा, जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका भी एटॉमिक नंबर Z। तो बताइए दो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या कहते हैं आप इसको, आइसोटोप। मास नंबर सेम होने पर, अच्छा न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होने पर आइसोटॉन्स। अच्छा, ये आइसोडाइफर्स क्या होता है, आइसोडाइफर समझते हैं आप लोग, कितने बच्चे समझते हैं आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होने पर आप उनको आइसोडाइफर्स बोलते हो, श्योर है, ठीक है चलो। तो यहाँ पर आपके दोनों का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका भी जेड और उसका भी जेड, और दोनों का एटॉमिक नंबर अगर जेड आ रहा है इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए, आइसोटोप हो गए। क्लियर है मामला, डन, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपना मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया, होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाता है। टेस्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स से आएगा, बस कहां तक आएगा तो पूछना ही नहीं होता, कहां से आएगा ये जरूर पूछ सकते हो आप। तो टेस्ट में आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स से, जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक का, ठीक है। और दूसरी बात, बैक पोर्शन में तो आ ही रहे ना ईएमआई और एसी, पता है ना, तो अब इसमें मत पूछना कहां से आएगा, पूरे चैप्टर आने दोनों, तो ईएमआई और एसी तो ठीक है। चलो तो देखो कहां तक पढ़ लिया था हमने, बताओ पहले तो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, ध्यान से सुने आप लोग, क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक हम लोगों ने। अच्छा, पिछली क्लास का मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको, थ्योरेटिकल बातें थी तो एक बार रिकॉल करवाता हूँ। देखो पिछली क्लास में हमने एनर्जी बैंड्स के बारे में बात करी थी, किसके बारे में बात हुई थी, एनर्जी बैंड्स के बारे में पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी। और उसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। देखो मैंने बोला था कि सिलिकॉन का एग्जांपल लिया था मैंने, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये होता है कि n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 3 में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होता है कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, जानते हो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे कम एनर्जी होता है n इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा n इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन का, और उससे भी ज्यादा n इक्वल टू 3 के इलेक्ट्रॉन्स का, याद है। और फिर आपने क्या करा था, इनके एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करे थे। तो एनर्जी लेवल्स के अंदर आपने ये ध्यान रखा था कि n इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सबसे कम है तो उसका एनर्जी लेवल सबसे नीचे दिखाया था। n इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर दिखाया था, n इक्वल टू 3 के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल और भी ऊपर दिखाया था। अच्छा, इससे ऊपर भी तो एनर्जी लेवल्स होते होंगे ना, बट वो वैकेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां तक होता है, n इक्वल टू 3 तक इलेक्ट्रॉन्स होता है, n इक्वल टू 4 5 6 ये प्रेजेंट तो है बट ये वैकेंट है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जैसे ये तो मैं एक सोडियम एटम की बात, सॉरी एक सिलिकॉन एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं और सारे के सारे अगर आइसोलेट है, मतलब एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं हो रहा, तो जो एनर्जी लेवल एक सिलिकॉन एटम का है वही एनर्जी लेवल बाकी सारे सिलिकॉन का होगा। जो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलिकॉन एटम ये है और एक सिलिकॉन एटम ये, तो इसके n इक्वल टू 1 की एनर्जी और इसके n इक्वल टू 1 की एनर्जी क्या रहेगी, बराबर। इसके n इक्वल टू 2 और इसके n इक्वल टू 2 की एनर्जी बराबर, इसके n इक्वल टू 3 और इसके भी n इक्वल टू 3 की एनर्जी बराबर, अगर आइडेंटिकल एटम है तो, यस और नो। लेकिन अगर बात अपन सॉलिड क्रिस्टल की करें, सिलिकॉन क्रिस्टल की अगर अपन बात करें, तो क्रिस्टल आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है मटेरियल की जिसमें एटम्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होती है, सबसे ज्यादा पास होते हैं एटम्स, यस और नो। तो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, जो सिलिकॉन के एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगेंगे, और दो तरह के फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन का भी लगेगा और रिपल्शन का भी लगेगा, याद है आपको। और जब दो एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करने की वजह से उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब ये एनर्जी उनकी पहले से ज्यादा भी हो सकती है और पहले से कम भी हो सकती है। तो जब एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे तब अपन ये नहीं बोल पाएंगे क्या जो इस एटम के n इक्वल टू 1 की एनर्जी है वही इस एटम में n इक्वल टू 1 की भी एनर्जी है, एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो जब अपन एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो एक सिंगल एनर्जी लेवल से काम नहीं चलेगा, अब ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जो आप ड्रॉ करते हैं, इन ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं,
तो एक इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन आइसोलेटेड एटम में होता है कि ग्रुप ऑफ एटम में? सॉलिड स्टेट में। अगर और प्रिसाइजली बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, सबसे आउटर शेल का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, इनर शेल का इंटरेक्शन कम होता है। तो जो इनर शेल्स के करेस्पॉन्डिंग बनने वाले एनर्जी बैंड्स होते हैं उनकी विड्थ कम होती है, और आउटर शेल्स के करेस्पॉन्डिंग बनने वाले एनर्जी बैंड्स की विड्थ ज्यादा होती है। यस और नो? और देखो, सिलिकॉन का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो कहाँ होता है? n=3 में। सिलिकॉन का सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? n=3 में। तो n=3 वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा था, और उन वैलेंस शेल के करेस्पॉन्डिंग जो बनने वाला एनर्जी बैंड था आपने उसको वैलेंस बैंड कहा था। बोलो क्लियर है? और मैंने आपको ये भी समझाया था कि देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहेगा, जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक सोडियम का न्यूक्लियस हो गया और ये इसके ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है, ये n=1 है, ये n=2 है और ये n=3 है। अच्छा, जो n=3 है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अभी न्यूक्लियस के साथ में बाइंड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बंधे होते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ रहेगा तब तक वो करंट फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करता। याद रखना, करंट फ्लो में पार्टिसिपेशन केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बंधा हुआ रहेगा, बाइंड रहेगा, तब तक वो करंट फ्लो में पार्ट नहीं लेगा। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल के अंदर होंगे तब तक करंट फ्लो में पार्ट नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर अगर फ्री कर दोगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो फ्री होने के बाद करंट फ्लो में पार्ट लेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन बाइंड होगा तब तक करंट फ्लो में पार्ट नहीं लेगा। और आपको पता है ये n=3 वाले इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में मिलते हैं? वैलेंस बैंड में। और जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हो तो कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो बताइए, कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे आप उनको क्या बोलोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को बोलोगे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है? क्या करंट फ्लो में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या करंट फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप उनको लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलोगे, और जब आप उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद वो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो में पार्टिसिपेशन नहीं रहता। जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हीं का करंट फ्लो के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। ये मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन भी लिखाया था। मैंने बोला था वैलेंस बैंड उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग बैंड है जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है। कंडक्शन बैंड उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग बैंड है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकते हैं। क्लियर है बात? और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उस एनर्जी डिफरेंस को अपन बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। डेल्टा एजी से बताते हैं उसको। किससे बताते हैं? डेल्टा एजी से अपन उसको लिखते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप को किससे लिखते हैं बेटा? डेल्टा एजी से। यहां तक बात अपनी हुई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि देखो, जिस मटेरियल का डेल्टा एजी जितना ज्यादा होगा ना, जिस मटेरियल का डेल्टा एजी जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। तो जिन मटेरियल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं, जिन मटेरियल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं, उन मटेरियल का डेल्टा एजी कम होता है। और जिन मटेरियल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं, उनका डेल्टा एजी ज्यादा होता है। और जिन मटेरियल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहते, ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं रहते, उनका डेल्टा एजी क्या होता है? कम होता है। और अपने डेल्टा एजी के आधार पर अपने मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें एनर्जी गैप काफी लार्ज होता है। और एनर्जी गैप काफी लार्ज होने का मतलब क्या हुआ? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते। और लार्ज एनर्जी गैप को अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का अगर एनर्जी गैप है किसी मटेरियल में तो लार्ज एनर्जी गैप है। और ऐसे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते, और इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री नहीं हो पाते तो वहां पर करंट का फ्लो होता ही नहीं है। यस और नो? और होंगे भी तो बहुत नेग्लिजिबल नंबर में होंगे, तो वहां पर करंट का फ्लो अपन कंसिडर नहीं करते। अच्छा, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते? क्या सारे होते हैं? अच्छा, होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ही होते हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप होता है बट बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से कुछ एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पर करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं। वहां पर कम करंट फ्लो होती है कंडक्टर की तुलना में। कंडक्टर में तो क्या हो जाता है? कंडक्टर में तो क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। और जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप हो गए, तो जब दोनों बैंड ही एक हो गए, तो बताइए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को आप सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो।
अच्छा तो बताइए, अच्छा एक बात बताना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं इसके? नहीं होते, केवल ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते। तो याद रखना, जब सोडियम में करंट फ्लो करती है ना, तो वो सारे के सारे 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्री नहीं करती, वो सिर्फ इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s1 वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करती है। ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में रोल प्ले नहीं करते सोडियम के अंदर। और वहां पर तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करके तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गए। सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है, क्या सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं क्या? इंसुलेटर में तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होता। कंडक्टर के अंदर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या चलता है, कुछ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो कुछ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, करंट का फ्लो केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से हो पाता है। तो वहां पर कंडक्शन तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है? बहुत कम कंडक्शन शो करता है कंडक्टर। क्या मामला क्लियर है ना? सॉरी, सेमीकंडक्टर क्लियर। इसमें कोई डाउट है पिछली क्लास में जो समझाया था मैंने? नहीं? अच्छा चलो, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। अच्छा, अपन 3 एटम कंसिडर करते हैं, एक कार्बन, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। मैंने 3 एटम यहां पर कंसिडर किए, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, मुझे इन तीनों का एनर्जी गैप के बारे में कमेंट करना है कि यार सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका, सबसे कम एनर्जी गैप किसका? क्या बता सकते हैं आप इस बात को? कौन कौन बता सकता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में सबसे कम एनर्जी गैप किसका है? जर्मेनियम का कि कार्बन का? अच्छा, वैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का एनर्जी गैप तो लिखवा रखा है। सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा, कार्बन का चलो मैंने लिखवा ही नहीं है, लेकिन चलो क्या आप लॉजिक लगाकर बता सकते हैं कि यार कार्बन का एनर्जी गैप इन दोनों से ज्यादा होता है कि कम होता है, कि दोनों के बीच का होता है? ज्यादा होता है, पक्का? ठीक है, हाँ जानवी बेटा बता, सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है? डिस्कशन चल रहा था तुम तीनों का, तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितना होता है? पड़ोसी? हाँ, इसके पास वाली किसका, क्या पता है इस चैप्टर में तुम्हें, वो बता दो मेरे को। अबे पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, है ना, पढ़ लिया करो। तो इधर देखो आप लोग, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका होता है? कार्बन का। इसको समझा सकते हो क्या? कौन कौन समझा सकता है, हैंड रेज करो कि कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा क्यों? कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा क्यों, ये कौन समझा सकता है? हैंड रेज करके देखो बेटा। हाँ बोल बेटा, बताओ। हाँ, कॉर्नर पे जो बैठे, हाँ बता दो। वो ठीक है, वो इंसुलेटर की कैटेगरी में है तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ये मान लिया। लॉजिकली समझाओ ना इसको कि एनर्जी गैप ज्यादा क्यों होता है। कौन समझा सकता है, बताओ, हैंड रेज करो आप बताओ बेटा। हाँ हाँ, क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? एटम का साइज भी बढ़ता है, ये भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, केमिस्ट्री समझा देता हूँ उसको मैं। केमिस्ट्री ज्यादा बढ़िया होता है आप लोगों का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे 11 से बहुत बढ़िया है तुम लोगों का तो, 11 से बहुत बढ़िया चल रहा है। 11 से अच्छा नहीं है इनऑर्गेनिक तुम्हारा? फेवरेट सब्जेक्ट है 11 में तुम्हारा? नहीं था? चलो कोई बात। अच्छा, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। सिलिकॉन, अच्छा देखो, मैं केमिस्ट्री कम आती है मेरे को, जहां गलत तो सही कर देना। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछो तो 2,8,18,4। अच्छा, ये तीनों ही 14 ग्रुप के एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तीनों ही कौन सा ग्रुप के एलिमेंट है? 14 ग्रुप के। अच्छा, एक चीज अगर आप देखेंगे तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है n=2 में, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन n=3 में है और जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन n=4 में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है n=4 में है, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन पर, जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम है। ऐसा पढ़ते हैं ना आप लोग, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया मेरे पास, तो ये कार्बन के लिए ऐसा डायग्राम बना सकते हो, सिलिकॉन के लिए आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। ध्यान से देखो आप, ये कार्बन का, सिलिकॉन में आप ऐसा बना सकते हो ना।
और जर्मेनियम की अगर अपन बात करें तो जर्मेनियम आप ऐसा बना सकते हो, ये देखो आप, यही होता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में, सिलिकॉन का n इक्वल टू 3 में और जर्मेनियम का n इक्वल टू 4 में। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। तो बोलो क्या सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए फ्री करने में, तो कार्बन का Eg सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में, जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में। तो n इक्वल टू 4 वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, और सबसे दूर है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है इसके इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाएगा। तो बताइए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका, कार्बन का, और सबसे कम किसका, सिलिकॉन का। क्या दोनों के बीच है। अच्छा, इन दोनों का एनर्जी गैप तो आपको लिखा भी रखा है मैंने, इसका 1.1 और इसका 0.7। अच्छा, इसका 4 से ऊपर होता है, इसका 4 पॉइंट समथिंग होता है, वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है। तो 4 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी गैप है। तो एक बात बताओ, जिन मटेरियल का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है वो क्या क्या होता है, इंसुलेटर। तो देखो 14 ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सभी 14 ग्रुप के एलिमेंट है। आप कभी कार्बन को सेमीकंडक्टर नहीं बोलते, सिलिकॉन जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप सेमीकंडक्टर उनको बोलते हैं जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और सिलिकॉन जर्मेनियम का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, कार्बन का होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर। इसलिए कार्बन क्या कहलाता है, इंसुलेटर। ये एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन करो कि कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है, जबकि सारे के सारे 14 ग्रुप के एलिमेंट। तो आंसर क्या है इसका बताओ। कार्बन इंसुलेटर इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि एनर्जी गैप इनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और कार्बन के इंसुलेटर का मेन रीजन ये है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में होता है, जिस पर न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक है, तो कम एनर्जी देने पर ये फ्री हो जाता है। क्या मामला क्लियर है। तो ये बात एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दो आप लोग। लिखें विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन बना देता हूं। और सॉल्यूशन में ये लिख देना बेटा, है ना। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, और ये इसके नीचे जो डायग्राम बनाया ना वो बना देना। वेरी गुड, लिख दिया आपने, ठीक है। अब इधर देखो आगे। अब उसके बाद अगला हेडिंग आप लिख लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स।
चले अब देखें सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या असर होता है वो देखने जा रहे हैं। वैसे आप लोग जानते हो अपन अल्फा के आधार पर डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज को। तो अच्छा, आपने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, और जिन मटेरियल का अल्फा नेगेटिव होता है ना, उनका टेम्परेचर बढ़ने से आर कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। याद है ना आपको? अल्फा नेगेटिव होने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी ज्यादा। लेकिन ये जो डिस्कशन अभी आपने किया है ये एनर्जी बैंड, सॉरी, ये अल्फा के आधार पर करा है। किसके आधार पर? अब अपन टेम्परेचर का इफेक्ट जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनर्जी गैप के आधार पर करने जा रहे हैं। ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम अपन ने बनाया, इस एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर अपन सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कैसे बदलती है इसको अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखेंगे आप सब लोग। पूरा फोकस, पूरा टेंशन आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए ना। थोड़ी देर बोर्ड की तरफ देखना भी, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में आगे जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर को लेकर करेंगे। अब कंडक्टर इंसुलेटर से कोई मतलब अपने को रहने वाला नहीं है। अपने को पूरा पूरा मतलब केवल किससे रहेगा? सेमीकंडक्टर से रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, जैसे ये सेमीकंडक्टर का हो गया वैलेंस बैंड मान लो, ये सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड मान लो, और ये सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड मान लो। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप, जिसको मैंने एजी से दिखा दिया। डेल्टा एजी से भी दिखा सकते हो, एजी से भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप मैंने यहाँ से दिखा दिया। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जब ये एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है तो बताओ, जो वैलेंस बैंड बनता है ना, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिलिकॉन की बात कर रहा हूं। सिलिकॉन के n=1 में भी इलेक्ट्रॉन है, 2 में भी और 3 में भी। अगर मैं वैलेंस बैंड यहाँ पर बना रहा हूं तो सोच के देखो कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। वैलेंस जो बैंड बनता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्ड बनता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के लिए सबसे आउटर शेल कौन है? n=3। तो वैलेंस बैंड की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिलिकॉन के लिए, इसका मतलब वैलेंस बैंड में n=3 वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। वैलेंस बैंड में किसकी बात हो रही है? n=3 के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। बोलो, मानते हो? अच्छा, एक बात बताओ, और ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के साथ में बाउंड रहते हैं, न्यूक्लियस के साथ में बंधे हुए रहते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ रहेगा तब तक करंट फ्लो में पार्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर अगर फ्री कर दोगे तब ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में पार्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तब तक करंट फ्लो में पार्ट नहीं ले रहा। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तब तक करंट फ्लो में पार्ट नहीं ले रहा। हाँ, आप जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर फ्री कर देंगे, आप जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर फ्री कर देंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में पार्ट लेगा। तो बताइए, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में पार्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद कहां जाते हैं? और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो यहाँ पर करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं। क्या बात समझ गए? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मुझे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाना है, अच्छा मान के चलो अभी जब एनर्जी बैंड बना है उस समय पर सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के अंदर। अभी मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चलो मैं बात कर लेता हूं। अभी आपका ये जो सेमीकंडक्टर है, सपोज करो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर है। ये सेमीकंडक्टर कितने टेम्परेचर पर है? पानी वानी पिलाते उसको, मुंह पे पानी मारो उसके। सो गई थी ना? दो ही काम है तेरे, या तो बातें करना है या सोना। पढ़ती कभी तो क्लास में? उसके पहले क्या कर, चल उसके पहले मैंने क्या पढ़ाया? क्या पढ़ा रहा था उसके पहले में? चल, अगर तूने समझा दिया ना तो मैं जनरलाइज नहीं करूंगा फिर, वरना मैं ये जनरलाइज करूंगा कि पूरी क्लास होती। मैं ये जनरलाइज करूंगा, ये कंक्लूड करूंगा मैं, अगर नहीं समझा पाई तो। या तो समझा दे कि मैंने क्या पढ़ाया था 2 मिनट के पहले। 2 मिनट तो सॉरी थे ना, लास्ट के 2 मिनट तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उसके पहले क्या पढ़ाया था समझा दे। वो तो पढ़ा रहा हूं। नहीं पूछना मेरे को, तो पढ़ लिया अगर थोड़ा सा ना। बायो और केमिस्ट्री में भी ये हाल रहता है, फिर इससे भी बुरा हाल रहता है।
इससे बढ़िया रहता है। ठीक है चलो, इधर देखें आप लोग, उसमें जगह हुई रहती है पक्का, जगी हुई तो इसमें भी तभी 2 मिनट तो हुई थी इसमें भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखा आप लोग, तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहा था, टेम्परेचर का इफेक्ट में समझा रहा था, ध्यान से सुनिए। अच्छा, जब एनर्जी बैंड बने होंगे तो आपको पता है कि वैलेंस बैंड के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, और कंडक्शन बैंड अभी मान लीजिए खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी नहीं गया क्योंकि एनर्जी नहीं मिली अभी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अच्छा मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर है 0 केल्विन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है? अच्छा, आप लोग जानते हो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी 0 रहेगी, बट टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलती है 3/2 kT, और जब T 0 ले लिया तो थर्मल एनर्जी कितनी? तो आप ही बताइए कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी कितनी है? तो बताइए इस कंडक्शन सॉरी वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास थर्मल एनर्जी है या नहीं है? और एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं जाएंगे? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, तो बिना एनर्जी लिए तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते। और आप बात करो 0 केल्विन टेम्परेचर की, और इस टेम्परेचर पर हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 0। और जब सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा कि नहीं? कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, 0 केल्विन पर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होगा। और एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्री नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और इंसुलेटर की भी तो यही होता है, इंसुलेटर का मतलब वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। 0 केल्विन पर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं हो रहा, इसका मतलब 0 केल्विन पर किसका बिहेव कर रहा है? परफेक्ट इंसुलेटर का बिहेव कर रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन का इसमें फ्री नहीं हो रहा, क्योंकि एनर्जी नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ना। जब टेम्परेचर 0 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी? 0। तो कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। चलिए अब इधर देखें आप लोग, अब मान लेते हैं कि चलो कोई इसका टेम्परेचर अपन बढ़ा देते हैं, अपन सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अच्छा टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना टेम्परेचर ले? चलो रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो, चलो अब अपना डिस्कशन चल रहा है 300 केल्विन का, पहले डिस्कशन हो रहा था 0 केल्विन का, तो 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी थी? 0। अब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है। एग्जैक्ट 300 केल्विन की बात करना जरूरी नहीं है, 310 320 की भी बात हो सकती है, मतलब एक आइडिया ले रहा हूं मैं। कुछ टेम्परेचर है तब की बात हो रही है, पहले टेम्परेचर 0 था तब की बात हो रही है, अब टेम्परेचर की प्रेजेंस है तब की बात हो रही है। चलो 300 केल्विन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अच्छा बताइए इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहेगी नहीं रहेगी? कहां से आएगी? टेम्परेचर की वजह से मिल जाएगी थर्मल एनर्जी, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी ड्यू टू द टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या करेंगे? वैलेंस बैंड से कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो बताइए अब इस कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे? और जैसा मैंने आपको बता रखा है कि वैलेंस बैंड में कौन से सॉरी कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अब इस क्रिस्टल में, इस सेमीकंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, लेकिन अब क्या टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए? इंपॉर्टेंट बात, क्या सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए क्या? कंडक्टर्स में तो क्या होता है कि सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर गैप होता ही नहीं है। यहाँ पर गैप है, तो गैप होने की वजह से सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तो इसमें करंट का फ्लो तो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो करंट आपको जो मिलेगी वो कंडक्टर से काफी कम करंट मिलेगी। क्यों मिलेगी? रीजन समझ में आया? कंडक्टर में तो काफी लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, या और अच्छा बोले कंडक्टर में तो सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, लेकिन वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो पाते हैं। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तो उनके कारण जो करंट आपको मिलेगा वो कंडक्टर की तुलना में काफी कम करंट मिलेगा। तो बताइए कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा? सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो करेगा, बहुत लार्ज करेगा कि बहुत कम करेगा? तो पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं, काफी कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। अच्छा एक बात बताना, अगर मुझे कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्या करें? क्या टेम्परेचर बढ़ा दें? जैसे भी बात 300 केल्विन की कर रहा हूँ, 400 केल्विन की करूंगा तो क्या होगा? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। 500 केल्विन पर क्या और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा एक और बात,
जैसे अगर मेरे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मटेरियल है, दोनों का टेम्परेचर सेम ले लेते हैं, दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन ले लेते हैं, तो एक बात बताना, जिस मटेरियल में ये गैप कम होगा ना, सेम टेम्परेचर पर दोनों मटेरियल रखें, जिस मटेरियल में गैप कम होगा उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाएंगे कम जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, और ज्यादा गैप वाले मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे। तो आप ही बताइए, सेम टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा? जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा, सिलिकॉन की कम। क्यों कम? रीजन समझ में आया? क्योंकि सिलिकॉन में गैप ज्यादा है, जर्मेनियम में गैप कम है, तो कम गैप वाले मटेरियल में क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और ज्यादा गैप वाले मटेरियल में कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो एनर्जी गैप पर भी डिपेंड कर रही है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एनर्जी गैप पर भी डिपेंड कर रहा है। तो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दो बातों पर डिपेंड करता है, बताओ किस किस पर? एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और एक एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगा। अच्छा, एनर्जी गैप बढ़ने से क्या होगा? एनर्जी गैप के बढ़ने पर क्या होगा? एनर्जी गैप के बढ़ने पर क्या कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन जा पाएंगे? एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा पाएंगे। तो याद रखना, अगर दो तीन मटेरियल में आपको ये कंपेयर करना हो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, तो आप एनर्जी गैप को देखकर कंपेयर करो, है ना? जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका एनर्जी गैप ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ने के साथ वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, और ये एक्सपोनेंशियली कम होता है। मैं आपको बता दूं, ये तो पता है भाई, ये बात तो मैं लॉजिकली समझा पा रहा हूँ आपको कि एनर्जी गैप बढ़ने के साथ वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा, बट एक्सपोनेंशियली कम होता है। किस फॉर्म में कम होता है? एक्सपोनेंशियली कम होता है। ये याद रखने वाली बात है। क्या मामला क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ये दोनों डायग्राम बना हुआ, एक साथ ही बनाना ना, दोनों डायग्राम बनाओ फटाफट से। हाँ भाई, डायग्राम बन के दोनों ठीक है, इसमें लिखना शुरू करो। अच्छा, और इसमें एक डेटा और भी बता दूं मैं आपको, इसके अंदर एक डेटा और भी बताऊं। देखो, सिलिकॉन की अगर अपन बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें, तो सिलिकॉन के लिए क्या होता है कि 10 की पावर 12 एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा पाता है। सिलिकॉन के 10 की पावर 12 एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा पाता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाता है। और जर्मेनियम की अगर अपन बात करें, जर्मेनियम की अगर अपन बात करें तो 10 की पावर 9 एटम में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा पाता है। तो ध्यान से सुनो, ये अपन बोल तो रहे कि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली अगर इमेजिन करना चाहो तो आप देखो, रूम टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर काफी कम होता है। अगर आप इसको कंडक्टर से कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? कंडक्टर में तो बताइए क्या होता, अगर 100 एटम होते तो 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते। सोडियम की बात करें तो, अगर सोडियम की बात करें तो आपको पता है ना, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके और Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम अपने सबसे वैलेंस शेल, सबसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करके वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप होता ही नहीं है। यहाँ पर एनर्जी गैप होने की वजह से सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते। 10 की पावर 12 एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है, और यहाँ पर जर्मेनियम में 10 की पावर 9 एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है। तो कंडक्टिविटी तो शो करेंगे रूम टेम्परेचर पर, बट ये कंडक्टिविटी बहुत लार्ज या बहुत पुअर, बहुत स्मॉल कंडक्टिविटी शो करेंगे, बहुत पुअर कंडक्टिविटी इनकी रहती है रूम टेम्परेचर पर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये डेटा भी साथ में लिख देना इन डायग्राम के नीचे, है ना? चलो, ये डायग्राम बन के तो इसके बाद लिखना शुरू करें आप।
at 0 Kelvin temperature, all valence electrons are present in valence band. At 0 Kelvin temperature, all valence electrons are present in valence band. All valence electrons are present in valence band, and no free electron are present in conduction band, and no free electron are present in conduction band. No free electrons are present in conduction band. हो गया? So at 0 Kelvin temperature, semiconductor behave as perfect insulator. At 0 Kelvin temperature, semiconductor behave as perfect insulator. At 0 Kelvin temperature, semiconductor behave as perfect insulator. हो गया? लाइन चेंज करके लिखो. At room temperature, some valence electrons jump from valence band to conduction band. At room temperature, some valence electrons jump from valence band to conduction band, and due to this it shows some conduction. और ये कंडक्शन बहुत अच्छा है या बहुत खराब? वेरी पुअर कंडक्शन, ब्रैकेट में लिख देना, वेरी पुअर कंडक्शन. चले एक बार इधर देखें आप सब लोग, ध्यान से सुने. किसी टी टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस फॉर्मूले से दिया जाता है. ये किसी टी टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताता है ये फॉर्मूला, जहां पर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. अच्छा, ए कोई कांस्टेंट है यहाँ पर? ए क्या है? कोई कांस्टेंट है. टी जो है वो टेम्परेचर है, और इस फॉर्मूला को जब काम में लेते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिया जाता है. किस में लेते हैं? केल्विन में. अच्छा, Eg का मतलब तो एनर्जी गैप हो ही गया. Eg का मतलब क्या हो गया? एनर्जी गैप. अच्छा, K का मतलब क्या हो गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया. तो देखो, अगर इस n की डिपेंडेंस अगर Eg पर देखें तो n की डिपेंडेंस से बोलो E प्रोपोर्शनल टू क्या है? n प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस Eg. तो आप ही बताइए. तो ये तो मैंने अभी समझाया था लॉजिकली आपको कि एनर्जी गैप बढ़ने के साथ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, लेकिन किस फॉर्म में कम होता है? एक्सपोनेंशियली. तो याद रखना, एनर्जी गैप बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन के वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने के चांस एक्सपोनेंशियली कम होता है. एनर्जी गैप बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के चांस कम होते हैं, और किस फॉर्म में कम होते हैं? एक्सपोनेंशियली कम होते हैं. तो लिख दो बेटा आप इसको, नोट में एक लाइन लिख के फिर ये फॉर्मूला लिख दो. लिखो, नोट में लिखो आप. number of electron that will jump from valence band to conduction band.
number of electrons that will jump from valence band to conduction band at temperature T. At temperature T is given by ये फॉर्मूला लिख दो बेटा, और एक कॉपी कर दो, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं ना इसको कॉपी करें। लिख दिया आपने? वेरी गुड। ये जो लिखा ना आपने, इसके नीचे एक लाइन और लिख देना, इसके नीचे एक लाइन और लिख देना। लिखे आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन to be found in conduction band of semiconductor, probability of electron to be found in conduction band of semiconductor, probability of electron to be found in valence in conduction band of semiconductor decreases exponentially with increase in energy gap. Decreases exponentially with increase in energy gap. Decreases exponentially with increase in energy gap. हो गया? चलो, तो देखो यहां तक जो बातें अभी तक हमने कंक्लूड करी है, क्या क्या बातें कंक्लूड करी है, ध्यान से सुनना। कंक्लूड अभी तक अपन ने ये कर लिया है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप स्मॉल होता है, यस और नो। अगर 0 केल्विन की बात करेंगे सेमीकंडक्टर में, तो 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, ठीक है। अगर टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर की बात करें, 300 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं। तो कंडक्टिविटी तो शो करेंगे सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर, बट ये कंडक्टर से बहुत कम कंडक्टिविटी शो करेंगे, तो पुअर कंडक्शन शो करते हैं। मामला क्लियर है? अब जो डिफरेंट बात है सेमीकंडक्टर के अंदर, जो इंपॉर्टेंट बात है सेमीकंडक्टर में, वो मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो, पेन नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए। देखो, अच्छा देखो, ये वैलेंस बैंड ये जो वैलेंस बैंड था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस थी। अच्छा, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं थी तब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है टेम्परेचर से, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड से, इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने पर, बोलो क्या वैलेंस बैंड के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई? ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है, इस वैकेंसी को होल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है ना, तो वैलेंस बैंड के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट होती है। दिस वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड इज नोन एज होल, और ये होल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर में। मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये जो वैलेंस बैंड के अंदर गैप बना है, ये वैकेंसी क्रिएट होती है वैलेंस बैंड के अंदर, होल जो बनता है वैलेंस बैंड के अंदर, ये होल्स भी करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं भी समझाने वाला हूं मैं आपको। याद रखना, वैलेंस बैंड के अंदर जो होल बनता है, ये भी करंट फ्लो में पार्ट लेता है।
अब ये होल क्या है, होल्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज है, होल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है होल्स की, एक एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, ठीक है ना, पूरा फोकस पूरा अटेंशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड से कौन से बैंड में जा रहा है, वैलेंस से कंडक्शन में जा रहा है। तो वैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, कि कंडक्शन बैंड में क्रिएट हुई है। वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है आप उसको होल्स बोल रहे हो। तो पहली बात तो ये कि होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में बनेंगे। होल्स हमेशा कहां बनेंगे, कभी भी कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं बनेंगे। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे क्या कभी जो वैकेंसी बनेगी, भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं जाते तो यहाँ वैकेंसी बनती है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वहां करते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो जो वैकेंसी यहाँ क्रिएट हुई है उसको आपने होल बोला। तो होल का फॉर्मेशन हमेशा वैलेंस बैंड में होगा। होल्स का फॉर्मेशन हमेशा कहां होगा, वैलेंस बैंड के अंदर होगा। अच्छा, होल्स भी चार्ज कैरियर की तरह कंसिडर होता है। मतलब होल्स का भी करंट फ्लो में कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं मैं आपको। अच्छा, ये जो होल्स बनते हैं ना, ये होल्स भी मूव करते हैं, परमानेंट एक जगह फिक्स नहीं होते। मतलब जहां पर वैकेंसी एक बार बन गई वो वैकेंसी एक जगह फिक्स नहीं होती, ये वैकेंसी भी मूव करती है। अच्छा, एक बात और बता दो, होल्स को अपन पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, क्यों करते हैं उसका भी रीजन आप जान लो। अच्छा बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था ना पहले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो याद रखना, होल का चार्ज अपन पॉजिटिव लेते हैं। होल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई लेते हैं ना, होल का भी क्या लेंगे, ई। बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में लेंगे और होल का पॉजिटिव में लेंगे। तो पहली बात तो जान लो कि होल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है बट पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है ना, होल का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और ये जो होल्स होते हैं ना, ये भी मूव करते हैं। ये होल्स एक जगह फिक्स नहीं होते। जहां पर एक बार होल बन गया वो फिक्स नहीं होता कि एक ही जगह होल रहेगा। ये होल्स भी इस वैलेंस बैंड के अंदर मूव होते रहते हैं। तो होल्स का जो मूवमेंट होता है ना वैलेंस बैंड के अंदर, उस वजह से होल्स का भी करंट फ्लो में कंट्रीब्यूशन होता है। अभी होल्स कैसे मूव करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में 100 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी, 100 सीट अपनी क्लास में लगी हुई है और 100 बच्चे अपनी क्लास में मान लो प्रेजेंट है। कितने बच्चों के लिए सीट है, कितने बच्चे हैं क्लास में। तो क्या क्लास में कोई भी वैकेंसी है क्या, कोई खाली जगह क्लास में, कोई खाली जगह क्लास में नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ से यहाँ जाना चाहे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बैठना चाहे तो उसको जगह नहीं मिलेगी। मतलब क्लास में मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्लास में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर 100 बच्चों की सीट लग रही है और 100 बच्चे अगर क्लास में प्रेजेंट है तो कोई भी बच्चा अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं वही क्लास है, वही 100 सीट क्लास के अंदर लगी है, लेकिन क्लास के अंदर मान लीजिए एक दिन 90 बच्चे बैठे। कितने बच्चे बैठे हैं, सीट कितनी लग रही है, बच्चे कितने हैं। अच्छा, क्या क्लास में 10 जगह वैकेंट, क्लास में अब कितनी जगह वैकेंट है, मान लो ये जगह क्लास के अंदर वैकेंट है, सपोज करो ये जगह वैकेंट है तो इस जगह को मैं होल बोल रहा हूँ। एक जगह वहां वैकेंट है तो उस जगह को मैं होल बोल रहा हूँ। मान लो ये वाली जगह वैकेंट है तो एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, ऐसे क्लास में टोटल 10 होल हो गए। यस और नो। अब मान लीजिए किसका मन किया, ये उठ के यहाँ बैठ गई, ये उठकर यहाँ बैठ गई, क्या बैठ सकती, खाली जगह में तो बच्चा बैठ सकता है ना। तो ये उठकर यहाँ बैठ गई तो बताइए वो वैकेंसी वहां बन गई। यस और नो। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा वहां से उठकर यहाँ बैठ गया तो अब क्या वैकेंसी वहां बन गई। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो यहाँ की वैकेंसी थी वो इसके बैठने से भर गई, बट जहां से ये उठ के आई है वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो मैं क्या समझ रहा हूँ इस चीज को कि देखो ये वैकेंसी भर गई और वो वैकेंसी बन गई। यस और नो। मतलब होल यहां से वहां चला गया, वहां से कोई बच्चा यहाँ के बैठा तो यहाँ का होल मैं बोल रहा हूँ वहां चला गया। एक्चुअली में होल मूव नहीं कर रहा, मूव तो स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन वो उसको किस टर्म में समझ रहे हैं, होल के टर्म में समझ रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी का मूवमेंट होता है ना, ये इसी तरह से होता है वैलेंस बैंड के अंदर। ध्यान से सुनना आप लोग, पूरी बात समझना, पूरी बात समझना। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। अरे वैलेंस बैंड के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना सेमीकंडक्टर को, तो सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इतना फ्रीली मूव नहीं करते जितना कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये न्यूक्लियस के साथ में बंधे हुए रहते हैं, मूव करते हैं कम करते हैं, ये ज्यादा करते हैं क्योंकि फ्री रहते हैं, लेकिन मूव तो ये भी करते हैं ना। तो जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मूव करने से ये जो वैकेंसी होती है ना, ये शिफ्ट हो जाती है। वैलेंस बैंड के अंदर जो वैकेंसी होती है वो क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट हो रहा है, अगर इस बात को समझना है तो आप ऐसे समझ लो कैसे। भाई क्लास में 100 बच्चे, सॉरी क्लास में 100 सीट्स हैं और 90 बच्चे, तो क्लास में 10 जगह वैकेंट रहेगी, लेकिन वो 10 जगह कौन सी वैकेंट होगी ये फिक्स नहीं है। यस और नो।
और वो वैकेंसी वाली जगह चेंज भी की जा सकती है। कोई बच्चा खाली जगह आके बैठ गया तो बच्चा जहां से उठ के बैठा है वहां पर वैकेंसी बन जाएगी, वहां पर होल बन जाएगा। तो ये जो वैलेंस बैंड होता है इसके अंदर जो वैकेंसी होती है ये वैकेंसी मूव करती रहती है, ये वैकेंसी शिफ्ट होती रहती है। ऐसे नहीं कि एक बार जहां पर वैकेंसी बन गई परमानेंट वही वैकेंसी है। यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है वैलेंस बैंड का, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। और वैलेंस बैंड का अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां वैकेंसी बना के आएगा। यस और नो? तो ये होल्स भी मूव करते हैं क्या? वैलेंस बैंड में होल्स भी मूव करते हैं क्या? ये वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स का मूवमेंट करना है एक्चुअली में होल्स का रियल मूवमेंट हो रहा है कि वर्चुअल मूवमेंट? तो पहली बात तो ये जान लो कि होल वर्चुअल चार्ज कैरियर होता है। होल्स क्या होता है? वर्चुअल चार्ज कैरियर। अपन बोल रहे हैं कि होल मूव कर रहे हैं, एक्चुअली में तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। समझ के बात? लेकिन अपन पढ़ते होल्स के टर्म में तो अपन बोलते हैं कि जो वैलेंस बैंड में होल्स बनता है ये भी मूव करता है, ये भी चार्ज कैरियर का काम करता है। तो याद रखना सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं करते, ये होल्स भी करते। कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में होल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अरे कंडक्टर में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं ना, तो वहां पर तो होल्स बनते कि नहीं बनते? तो कंडक्टर में करंट का फ्लो केवल कौन करते हैं? कंडक्टर में करंट का फ्लो केवल कौन करता है? इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होता। अच्छा, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कौन करते हैं? सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दोनों मिलकर करते हैं, याद रखना। तो अपन जब भी सेमीकंडक्टर में करंट लिखेंगे ना तो वो करंट इलेक्ट्रॉन के करंट प्लस होल के करंट को जोड़ के लिखेंगे। सेमीकंडक्टर में जब भी करंट को लिखेंगे तो सिर्फ आई को आई के बराबर नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के करंट के बराबर नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के करंट को जोड़ के लिखेंगे कि नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर रहेगा अपना। ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं सेमीकंडक्टर में? केवल इलेक्ट्रॉन्स होता है? केवल होल होता है? होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं? अच्छा, होल रियल चार्ज है कि वर्चुअल चार्ज? वर्चुअल चार्ज होता है। क्या मामला समझ में आ गया? अच्छा, होल क्या होता है ये समझाओ आप तो। अच्छा, होल क्या होता है? होल कैसे बनता है? सेमीकंडक्टर में होल का फॉर्मेशन कैसे हुआ जल्दी बताओ। जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुआ? तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होने से क्या वैलेंस बैंड के अंदर वैकेंसी क्रिएट हुई है? ये जो वैलेंस बैंड के अंदर बनने वाली वैकेंसी है इसी वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल हम लोग बोला करते हैं। क्या मामला क्लियर है? चलो ठीक है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, एक बात मैं और भी आपको समझा देता हूं। देखो, होल की जो मोबिलिटी है ना वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। होल की मोबिलिटी किससे कम होती है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। अच्छा, मोबिलिटी का मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में समझाया था। मोबिलिटी का मतलब आप समझो कि कितना जो जो चार्ज जितना इजीली मूव करेगा अपन बोलते हैं उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। कम इजीली मूव करेगा जिसके मूवमेंट में इजीनेस होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा। जो इजीली मूवमेंट नहीं कर पा रहा उसकी मोबिलिटी कम। अब एक बात बताना, ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है। यस और नो? यहां के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होल का मूवमेंट हो रहा है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से होल मूव कर रहे हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो बताइए यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसान है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसान है? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसान है। तो बताओ क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है या होल्स की? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है। अब मैं कुछ बातें और भी समझा दूं आपको। पहली बात तो ये पहला चैप्टर है जो थ्योरेटिकल में आपको पढ़ा रहा हूं। इसके पहले जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल चैप्टर थे, ठीक है? अच्छा, मैं आपको डिटेल में चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको चीजों का थोड़ा सा फील आए पढ़ने का कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने एग्जाम के हिसाब से तो जितना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं उतना डिटेल में अगर आप एग्जाम में चाहोगे सोचना तो भी नहीं सोच पाओगे। क्यों नहीं सोच पाओगे उसका रीजन भी आप सुन लो। अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ सेमीकंडक्टर के ऊपर है। सेमीकंडक्टर में भी पर्टिकुलर होल वाले पार्ट पर आपका मूवमेंट हो रहा है अभी तो, मतलब होल वाले पार्ट के बारे में आपका पूरा फोकस हो रहा है। सॉरी, आपका भी पूरा फोकस केवल होल्स के ऊपर जा रहा है ना। जिस दिन आप नीट एग्जाम दोगे ना उस दिन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टोटल 100 चैप्टर्स के आसपास, तीनों चैप्टर में जो तीनों सब्जेक्ट में मिला के अगर जोड़ोगे तो 100 चैप्टर के आसपास होते हैं। और 100 चैप्टर के बारे में एक साथ सोचना है एग्जाम में उस दिन। और 100 चैप्टर के बारे में जब आप एक साथ इतना सोचने लगोगे ना, इतना डेप्थ में किसी भी चैप्टर के बारे में नहीं सोच पाओगे। और अगर सोचने लग गए पेपर छूट जाएगा। तो एग्जाम के हिसाब से अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, यहां पर मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, समझ जाए आप लोग। लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर बोल रहा हूं, लिखाऊंगा मैं सिर्फ काम की बातें।
इतना कुछ मैंने होल के बारे में समझा, मैं सिर्फ इतना लिखाऊंगा होल के बारे में, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बैंड में जाते हैं तो वैलेंस बैंड में वैकेंसी बनती है जिसको होल बोलते हैं। होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, ठीक है ना। होल वर्चुअल चार्ज कैरियर होता है। बस ये बातें लिखाऊंगा। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, घर पर जब आप चीजें रिवाइज करो ना, तो रिवाइज करते समय इतना डेप्थ में मत सोचने लग जाना जितना मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। और अगर सोचने लग गए तो टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो क्या करें सर घर पे, अल्टीमेटली रटना है। कंक्लूजन यही है, रटना है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट को रटना ही, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। समझा जरूर रहा हूं मैं आपको, लेकिन काम रटने से चलेगा। एग्जाम में तो जो चीजें याद है उनको वहां पर सोल्व कर, मतलब चीज अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एग्जाम के तरफ से। सोचने बैठोगे तो टाइम खराब हो जाएगा, और इतना सोच भी नहीं पाएंगे आप जितना मैं यहां समझा रहा हूं आपको। प्रैक्टिकल फील करो आप। आपको कोई एक चैप्टर के बारे में नहीं सोचना है एग्जाम के अंदर। 100 चैप्टर होंगे तीनों सब्जेक्ट के मिला के, तीनों चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में अगर आप इतना सोचने लगे तो हो गया फिर तो काम अपना। नहीं समझेंगे बात को, समझा मैं जरूर रहा हूं, क्योंकि देखो अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। वरना क्या होता है ना कि जब आप वापस घर पे जाएंगे इसको रिवाइज करेंगे ना, तो आप फिर से उतना डेप्थ में जाने की ट्राई करेंगे जितना मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। और अगर उतना डेप्थ में आप घर पर गए तो ये मान के चलो, या तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा या आप मेरा दिमाग खराब कर दोगे, दोनों में से कुछ एक चीज होगी, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, घर पर जाकर सिर्फ आपको रटने पे फोकस करना है, समझाने का पूरा काम मैं क्लास में कर रहा हूँ। जो भी डाउट है पूछ लेना मेरे से यहाँ पर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछो आराम से। घर पर जाने के बाद इतना डेप्थ में नहीं सोचना है आपको, समझ के बाद। चलिए तो बताइए, होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम की ज्यादा? कम। क्यों? कितने बच्चों को समझ में आएगी बताओ आप? क्योंकि होल्स का मूवमेंट कब होगा? जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तो होल का मूवमेंट होगा ना। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बंधे हुए रहते हैं, तो उनका मूवमेंट मुश्किल से होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनका मूवमेंट आसानी से होता है। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसानी से होगा, इनकी मोबिलिटी ज्यादा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट थोड़ा कम इजी वे में होगा, इसलिए होल की मोबिलिटी कम है। क्या ये बात समझ गए? अच्छा एक और बात बता दूं, मोबिलिटी का एक फॉर्मूला अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, म्यू बराबर ई टो बाई एम। ई चार्ज होता है जो दोनों का सेम होता है, और ये टो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो दोनों का ही सेम है। एक ही तो मटेरियल के पार्ट है दोनों, तो जिसकी मोबिलिटी कम उसका इफेक्टिव मास ज्यादा। तो याद रखना, होल का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। होल का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। अब इसमें इफेक्टिव मास के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स मत लगा लेना। यहाँ पर इफेक्टिव मास का न्यूक्लियर फिजिक्स वाली टर्म्स को लेना देना नहीं है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले सेंस में इफेक्टिव मास नहीं है। और यहाँ का इफेक्टिव मास तो मैं आपको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव मास का मतलब होता है ना, वो आपके स्टैंडर्ड से बिल्कुल बाहर है। 12th स्टैंडर्ड में आप उसको जाने नहीं समझ सकते कि एक्चुअली इफेक्टिव मास का मतलब यहाँ पर क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो इफेक्टिव मास था ना, उससे जोड़ के मत देख लेना इसको, सीधा याद रखना है आपको। तो ये वाला पॉइंट सीधा याद रखना है कि मोबिलिटी होल्स की कम होती है, इसलिए होल का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है बात? चले होल्स के बारे में जो चीज अपने सोची, जो चीजें अभी तक अपने बात करी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ होल्स क्या होता है? देखो एक्टिव रहोगे तो क्लास में याद हो जाएंगी चीजें आपको। बोलो होल्स का मतलब क्या होता है? होल्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से वैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट होती है, ये वैकेंसी होल कहलाती है। क्लियर है बात? अच्छा होल्स को अपन पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, रियल चार्ज या वर्चुअल चार्ज? और एक वर्चुअल चार्ज होता है। बात समझ में आएगी? अच्छा होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम क्यों होती है? दिमाग नहीं लगाना ना कभी सोचना, एक बार समझा दिया मैंने आपको, याद रखना है सीधा। होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? कम। होल का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा। क्या मामला क्लियर? होल्स हमेशा कौन से बैंड में बनते हैं? वैलेंस बैंड में बनते हैं। तो जो अभी आपने हेडिंग लिखा था ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला, उस डायग्राम में ये एक पॉइंट और भी जोड़ लो। उस डायग्राम में होल्स को भी दिखा दो, वहां पे मैंने होल्स नहीं बनाए थे उस समय पे, अब ये होल आप इसमें दिखा के ये जोड़ दो आप इसमें और हेडिंग लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स में लिखना शुरू करेंगे, ऐसे पॉइंट की फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे इसमें। देखें प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स में लिखना शुरू करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, when electron of valence band jump to conduction band, electron of valence band jump to conduction band,
electron of valence band jump to conduction band, then a vacancy is created in valence band. Vacancy is created in valence band. This vacancy in valence band known as hole. हो गया? अगला पॉइंट आप लिखेंगे, it act as positive charge carrier. It act as positive charge carrier. It act as positive charge carrier. Its mobility is less than electron. Its mobility is less than electron. Next one. Its effective mass is more than electron. Its effective mass is more than electron. Its effective mass is more than electron. Next point. Hole act as virtual charge carriers. Hole act as virtual charge carriers in semiconductors. Hole act as virtual charge carriers in semiconductors. ठीक है? चले, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी. केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना आप लोग, तो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी आप लिखेंगे, लेकिन इसको केमिस्ट्री वाले सेंस में नहीं पढ़ेंगे, अलग सेंस में पढ़ेंगे अपन इसको ना. हेडिंग लिख दे कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी. कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे. अब पेन नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए. चलो, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी पर बात करने जा रहे हैं. पूरा फोकस, पूरा टेंशन आपका बोर्ड पर होना चाहिए. और जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, उस वे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अलग सेंस में पढ़ेंगे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी को. ठीक है ना? चले, आप सब ये पहले तो बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. जानते हैं आप लोग? अच्छा देखो, अगर अपन बात करें, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. और कार्बन की बात करें तो इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर करता है. और जब नेबरिंग एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अच्छा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. सेम यही काम सिलिकॉन से भी होता है. इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. और जर्मेनियम में भी यही होता है. यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के शेयरिंग से 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो अगर मान लीजिए आपके पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, मान लो, जर्मेनियम ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं, सिलिकॉन की बात करने जा रहा हूं मैं. तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है मान लीजिए मेरे पास. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर 1-2 सिलिकॉन एटम है कि अनकाउंटेबल सिलिकॉन एटम? अगर मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर अनकाउंटेबल सिलिकॉन एटम होंगे. और वो एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे. किस बॉन्ड के थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एटम आपस में जुड़े हुए रहेंगे. बोलो, मानते हो? अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, इस कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए मैं इस पूरे क्रिस्टल को तो ना दिखाकर क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूं. क्रिस्टल में तो अनकाउंटेबल एटम है, तो कुछ एटम्स मैंने यहाँ पर ले लिए. ठीक है, जैसे, और इसमें जो भी सिलिकॉन एटम होंगे, हर सिलिकॉन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए सिलिकॉन के. वैसे इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो हर सिलिकॉन के पास क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो हर सिलिकॉन के मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखा दिया मैंने. और ये एटम्स क्या करते हैं बताओ? आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. यस और नो? जैसे ये वाला एटम अपने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा,
और जब इन दोनों एटम्स के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बोलो क्या बनेगा? तो देखो इन दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अच्छा ये पाई बॉन्ड मत समझ लेना, केमिस्ट्री के टर्म में मत चले जाना, ये कोवेलेंट बॉन्ड को दिखा रहा हूं बस, मतलब ये इस तरह से बनाने का मतलब ये बताना हो कि दोनों एटम्स के बीच में क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे बताइए ये एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, तो इन दोनों एटम के बीच में भी क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बताइए हर एटम क्या होगा? अच्छा इसके पास में भी कोई एटम रहा होगा क्या? यार इसके पास तो कोई एटम ही नहीं है। अच्छा क्रिस्टल तो बहुत बड़ा है, तो कुछ पार्ट उसका दिखा रहा हूं, तो ये एटम अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। तो हर एक एटम क्या कर रहा है बताओ आप? अपने नेबरिंग 4 एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया? तो हर एक एटम ने अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ में 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया इस तरह से। देखो फ्लावर बन गया। ठीक है भाई ध्यान से देखो आप लोग, इधर ध्यान से देखते हो आप लोग इधर देखेंगे आप लोग है ना, ये काम इधर भी करते थे अपन एक बार। लाल और नीला करो। चलिए बोर्ड पे देखें आप सब लोग, चलिए पूरा फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। एक बार बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, ये डायग्राम 4 बार बनेगा भी आप लोगों का, ठीक है ना? मेरा काम हो गया, आप लोगों को 4 बार बनाना है डायग्राम। अभी इधर देखें आप सब लोग, पूरा फोकस आप लोग इधर देखें। देखो सिलिकॉन की अगर अपन बात करें तो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं कर रहा। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं? जैसे कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलता हूं कि 284 है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, याद रखना। समझ गए? तो हर सिलिकॉन का एटम क्या कर रहा है? अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 नेबरिंग एटम के साथ शेयर कर रहे हैं और उनके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा ना, उस क्रिस्टल में हर एक सिलिकॉन का एटम अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। और आप इस बात को जानते और समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, इतनी इजीली कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते नहीं। यस और नो? तो बताइए सिलिकॉन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन्स के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं। यस और नो? अभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के क्या ले रहे हैं? सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है? अच्छा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन भी फ्री है कि नहीं है? अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। चलो अपन बात करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर की। अपन बात किस टेम्परेचर की करते हैं? 0 केल्विन टेम्परेचर पर अपन बात करते हैं। अच्छा 0 केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास किसी तरह की एनर्जी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई थर्मल एनर्जी। और एक बात बताओ, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन क्या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आएगा? अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? और 0 केल्विन की अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब ये आप बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास अभी एनर्जी नहीं है, और जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मैं बोल दूं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्ट ले रहे हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर क्रिस्टल में 0 टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर फ्री नहीं है तो ये क्रिस्टल किसका बिहेव कर रहा है? परफेक्ट इंसुलेटर का बिहेव कर रहा है 0 केल्विन पर। क्लियर है? अगर मान लेते हैं, अगर इसी क्रिस्टल को मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इसी क्रिस्टल को मैंने रूम टेम्परेचर पर लाकर रख दिया
रूम टेम्परेचर का मतलब अगर 300 केल्विन टेम्परेचर पर लाकर इस क्रिस्टल को रख दिया तो बोलो क्या होगा? अब टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? थर्मल एनर्जी मिलेगी। और थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएंगे? अच्छा, कहां से आएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया तो जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ गया वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में पार्ट लेंगे? कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में पार्ट नहीं लेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो करंट फ्लो में पार्ट लेंगे। तो यहां पर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो यहां पर तो कोई करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं 300 केल्विन की बात करूं तो टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया, तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक करके बाहर आ गया क्या वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन है? और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो वैकेंसी बनी है इस वैकेंसी को क्या बोलेंगे? अच्छा, जैसे मान लीजिए इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो वैकेंसी बनी है क्या वो होल होगा क्या? तो बताइए अब इस क्रिस्टल में होल और इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस क्रिस्टल में होल और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं थी तो कोई भी करंट 0 केल्विन पर फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अब रूम टेम्परेचर पर होल और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, क्या अब इसमें करंट का फ्लो पॉसिबल है? तो करंट का फ्लो इसमें पॉसिबल होगा या नहीं होगा? करंट का फ्लो पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा करंट मिलेगी या बहुत कम? डेटा तो बताइए आपको कि अगर सिलिकॉन की अगर बात करें तो 10 की पावर 12 एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और जर्मेनियम में 10 की पावर 9 एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। बोलो क्लियर बात? अच्छा, तो कंडक्टिविटी तो शो करेगा ये रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये कंडक्टिविटी बहुत कम या बहुत ज्यादा? बहुत कम कंडक्टिविटी शो करेगा। अगर तो मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी है इसकी, क्या करें? टेम्परेचर बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं? जैसे 300 से 400 कर दो, मान लो 300 से मान लो 400 कर दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ गया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अभी भी कम इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। और बढ़ा दो 500 कर दो, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा फ्री होंगे लेकिन नंबर अभी भी कम है। 600 कर दें, ये मेल्ट भी तो हो सकता है, मेल्टिंग टेम्परेचर भी तो होता होगा ना कोई इसका। तो टेम्परेचर बढ़ा तो सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये मेरे, क्योंकि सेमीकंडक्टर को यूज भी करना है, अपन टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। ये जो सब अपन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं यूज होता होगा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं अपन इसको। यस और नो? तो टेम्परेचर ठीक है, आप इसका बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन इसको यूज भी करना होगा आगे, और बहुत टेम्परेचर होगा तो फिर यूज कैसे करोगे तुम इसको? तो कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है अपने को जिसमें इसका टेम्परेचर बढ़ाए बिना कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और चलो ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ तो जाएगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको बता दूं। देखो ये जो सेमीकंडक्टर भी आपको दिख रहे हैं ना, ये जो क्रिस्टल आपको दिख रहा है, इस क्रिस्टल में सारे एटम अभी सिलिकॉन के, कोई कोई दूसरा एटम मिक्स है क्या इसमें? और सारे एटम अगर इसमें इस क्रिस्टल में अगर सारे के सारे एटम अगर सिलिकॉन के हैं, आप इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। अगर क्रिस्टल में सारे के सारे एटम एक जैसे हो तो उसको प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब या तो इसमें सारे एटम जर्मेनियम के हैं या सारे एटम सिलिकॉन के, और कोई दूसरा एटम इसमें नहीं होना चाहिए। सारे अगर सिलिकॉन के हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर अपन इसको नाम देंगे। ये सब टेक्निकल टर्म है जो आपको मिलने वाले सवालों में, समझ के बाद प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपन इसको नाम देंगे। और एक और खास बात है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, यहां पर जैसे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो एक बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और एक होल बना। दो बॉन्ड अगर टूट रहे तो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और दो होल बने। अगर 500 बॉन्ड टूटते हैं तो 500 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और 500 होल्स बनेंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर बराबर होता है। अगर यहाँ पर 500 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली 500 होल भी होंगे। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो 1000 इसमें होल भी होंगे। तो ये दिमाग में रखना, ये सब न्यूमेरिकल्स के लिए तैयारी कर रहा हूं। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर। अगर 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर के अंदर हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि 1000 होल्स में क्या, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। समझ गए?
अगर प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बोला जा रहा है कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 1000 होल्स भी प्रेजेंट होंगे होंगे। क्या बात क्लियर हो पा रही? अच्छा देखो, अगर मैं इस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर किसी दूसरे एटम को मिक्स कर देता हूं, जब मैं इस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर किसी दूसरे एटम को मिक्स कर देता हूं, तो दूसरे एटम को मिक्स करने पर जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये टेक्निकल टर्म से फेमिलियर हो जाओ पहले आप लोग। अगर इसमें सारे के सारे एटम एक जैसे, सारे के सारे एटम अगर सिलिकॉन के हैं, ये सारे एटम अगर इसमें जर्मेनियम के हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर नाम देंगे। अगर आपने इसमें किसी दूसरे एटम को मिला दिया है, तो आप इसको आप क्या नाम दे देंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो करेंगे, कंडक्शन शो करेंगे, बट बहुत कम कंडक्शन शो करते हैं, कंडक्टिविटी काफी कम होती है। अपने को उनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है। तो मैंने सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ सेलेक्टेड, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, कुछ सेलेक्टेड इंप्योरिटी एटम्स मिला देते हैं, कुछ सेलेक्टेड इंप्योरिटी एटम्स को मिला देते हैं, और कुछ इंप्योरिटी एटम्स को मिलाने के बाद में इनकी कंडक्टिविटी मिलियंस टाइम बढ़ जाती है। टेम्परेचर से थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन अगर कुछ सेलेक्टेड इंप्योरिटी एटम्स अगर अपन यहां पर मिला देंगे, तो इनकी जो कंडक्टिविटी थी ना, वो मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये जो इंप्योरिटी एटम्स को मिलाने, इंप्योरिटी एटम्स को मिलाकर प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी एटम्स को मिलाकर इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो डोपिंग का मतलब क्या होता है बताओ? डोपिंग का मतलब होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी एटम्स को मिलाकर उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देना। अब देखो, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो अगला जो अपन पार्ट समझने वाले हैं वो अपना डोपिंग रहेगा। डोपिंग के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल रहेगा उसमें कुछ इंप्योरिटी एटम मिला देंगे, सेलेक्टेड इंप्योरिटी एटम। मतलब ऐसा नहीं कि जो मर्जी बड़े एटम आप इसमें मिला दोगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कुछ सेलेक्टेड इंप्योरिटीज को मिलाने से इनकी कंडक्टिविटी मिलियन टाइम बढ़ जाती है। और इंप्योरिटी एटम्स को मिलाकर कंडक्टिविटी बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। और डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब तक कोई एटम की इंप्योरिटी नहीं मिलाई तब तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंप्योरिटी मिलाने के बाद में डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो डायग्राम है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, किसके लिए है? तो हेडिंग कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी लिख के ये डायग्राम बना दो फटाफट। आप ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, या साथ में बनाओगे आप लोग? बनाओ फटाफट, ये डायग्राम बनाओ आप। अच्छा, वो पीछे से तुम्हें मैसेज कर रही है, इसके पास आके बैठ जा। तुम दोनों यहाँ पे मैसेज चैट करो आपस में। गजब है भाई तुम लोग। जगह बचाना, जगह बची उसके पास पहले से ही, कोई नहीं बैठा उसके पास, खाली है वो जगह। नहीं, ये लिखना नहीं है अभी। आपको बस ये डायग्राम बनाना है। चलो टाइम ओवर, बोर्ड पे देखो। डेकोरेशन नहीं करना इस डायग्राम में ज्यादा, फटाफट फटाफट बनाओ, जैसा बनता है वैसा बना दो।
बोर्ड पे देखें आप लोग, आप सब लोग बोर्ड पे देखें, देखो। अच्छा, अपने पास जो क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की बात करते हैं, या तो ये जर्मेनियम से बना होता है या सिलिकॉन से बना होता है, और जो ये दोनों ही क्या होते हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आप उनको केमिस्ट्री में बोलते हो टेट्रावैलेंट एटम्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं। ये दोनों एटम्स क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूं, 13 ग्रुप में कौन कौन से एटम होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस ही तो बोलते हैं ना, फास्फोरस बोलते हैं क्या? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि देखो मेरी केमिस्ट्री खराब है, जहां पर मैं गलत तो सही करना। तो यार मेरे को जैसे सिखाया मैं वैसे बोलता हूँ, मेरे को स्कूल में ऐसे ही सिखाया गया था। मैंने आपसे पहले बोला था ना मेरी केमिस्ट्री खराब है। हाँ देखो, पहले बोला था केमिस्ट्री के मामले में मैं गलत हो सकता हूँ, तो आप सही कराना मेरे को। फिजिक्स में नहीं होगा, चिंता मत करो ना। इधर देखो आप लोग, तो ट्राइवेलेंट एटम्स की अगर अपन बात करें, देखो अगर अपन ट्राइवेलेंट एटम्स की बात करें तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो ट्राइवेलेंट एटम्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, कौन कौन होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो आता है मेरे को। अच्छा, पेंटावेलेंट एटम्स की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यही होता है इसमें। चले अब ध्यान से सुन लेना आप लोग। तो अपन प्रोसेस जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डोपिंग। और डोपिंग का मतलब क्या है पहले तो बताओ आप। डोपिंग किसको बोलते हैं, डोपिंग करना मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक सेमीकंडक्टर की डोपिंग की जा रही है, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं? सेमीकंडक्टर की डोपिंग करने का मतलब होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अपन कुछ इंप्योरिटी आइटम्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर, अच्छा ये क्यों ऐड करने से, टाइम पास करना है? अच्छा, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी कम होती है, और उनकी कंडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इंप्योरिटी आइटम्स को मिक्स कर दिया जाता है। तो इंप्योरिटी आइटम्स को मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, और पहली बात तो समझ लो कि डोपिंग का मतलब ऐसा नहीं कि जो मर्जी पड़े वो आइटम आपने इसमें मिक्स कर दिया और इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डोपिंग करने के लिए, इंप्योरिटी मिक्स करने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन होता है। अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, तो इनमें डोपिंग की जाती है तो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो डोपिंग या तो आप इनमें 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की करते हो या फिर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की करते हो। अच्छा, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग करना मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को मिक्स करना, और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करना, इसका मतलब है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को मिक्स करना। तो जब आप ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करोगे तो भी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करोगे तो भी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा, उस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करने से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम है, डायरेक्ट काम में नहीं लेते कभी सेमीकंडक्टर को। कभी भी प्योर सेमीकंडक्टर से सीधे कोई डिवाइस बनाने के काम में नहीं लिया जाता। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी स्मॉल होती है, उनकी कंडक्टिविटी को एनहेंस करके फिर उनको यूज में लिया जाता है। और कंडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए डोपिंग की जाती है, और डोपिंग का मतलब इंप्योरिटीज को ऐड किया जाता है। और इंप्योरिटीज को ऐड करने के दो ऑप्शन है, या तो आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाओ या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओ। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हो मतलब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर आप उसमें ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को मिक्स किया है तो बनने वाले सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अपन डोपिंग क्या होती है इसको मैं लिखाऊंगा, फिर डोपिंग के बाद दो तरह के सेमीकंडक्टर अपन पढ़ेंगे, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। जैसे मैं एन टाइप बोलूं तो दिमाग में समझ जाना कि अपन ने मिक्स किसको करा है, पेंटावेलेंट एटम्स को मिक्स करा है। और जैसे मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलूं तो समझ जाना कि अपन ने
ट्राइवेलेंट को मिक्स करा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस को ऐड कर रखा है, बताओ सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस की इंप्योरिटी मिला दी, एन टाइप बनेगा। सिलिकॉन क्रिस्टल में मैंने एल्यूमिनियम इंप्योरिटी मिला दी, पी टाइप बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो याद रखना 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर आप मिक्स करते हो तो वो बनेगा पी टाइप, और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स करोगे तो एन टाइप। क्या मामला क्लियर? तो डोपिंग के बारे में लिखो पहले। तो आप डोपिंग का मतलब क्या होता है वो लिखो। डोपिंग में लिखिएगा लिखें doping is the method of doping is the method of addition of impurity atoms. Doping is the method of addition of impurity atoms to pure semiconductor. Doping is the method of addition of impurity atoms to pure semiconductors to increase their conductivity. To increase their conductivity. To increase their conductivity. हो गया? अब इसमें ये भी लिख दो बेटा कि जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें अगर आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बस इतना काफी एग्जांपल में ना, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा बोलो उसको अपन क्या नाम देंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है? और प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आपने पेंटावेलेंट एटम्स को मिला दिया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिला दिया, तो अपन उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और आप अगर इसको याद रखना चाहो तो ऐसे समझो, 14 ग्रुप के पहले कौन आता है? 13 ग्रुप। 14 के बाद कौन आता है? 15। तो प्रीवियस ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी तो पी टाइप, और नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी तो एन टाइप। ठीक है? 14 से प्रीवियस ग्रुप मतलब 13 ग्रुप, उसको मिलाया अगर इंप्योरिटी की फॉर्म में तो पी टाइप, और नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई तो एन टाइप। डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। क्लियर? तो हेडिंग लिख के छोड़ दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हेडिंग लिख के छोड़ देना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां से अगली क्लास शुरू करेंगे अपन। थैंक यू।